अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पिछले 2 दिन हम सियालकोट के वाक़े के हवाले से बात करते रहे और इस वक्त जो सोसाइटी में इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का पहलू हमें बहुत नुमाया नज़र आ रहा है, उसके लिए बड़े फ़िक्रमंद हम भी हैं और पूरी कौम भी है। उसके लिए हम जो हमारी डिबेट रही 2 दिन, हम यही सोचते रहे कि आगाज़ कहाँ से किया जाए, किस तरह से आगाज़ किया जाए और अपनी पूरी सोसाइटी को और ख़ास तौर पर यूथ को जिसमें इंगेज किया जाए, ताकि कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हों जिनसे उनके अंदर बर्दाश्त का जो पहलू है वो ज़्यादा नुमाया हो। अभी आज जो ख़बर आई है वो बहुत अच्छी है और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत और बैनुल सूबाई राब्ता जो वजारत है उनके साथ एक MOU साइन हुआ है और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। 25 रीजन इसमें शामिल हैं, तकरीबन 6000 लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और ख़वातीन के लिए इनिशियली जो है वो 12 गेम्स हैं इसमें और मर्दों के लिए 10 गेम्स हैं जिसके हवाले से बताया जा रहा है। कल इसका बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इसका इनॉग्रेशन वो कल करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे और ये बहुत ज़रूरी था। 60% से ज़ायद जब हमारे मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है तो उनको बहुत ज़रूरी है कि हम इंगेज करें। अभी इनिशियली जो बताया जा रहा है फर्स्ट फेज़ में 11 से 25 साल की उम्र के नौजवान शामिल होंगे। अगर आपको याद हो सियालकोट वाले इस वाक़े में भी हमें यंग लोग नज़र आए थे, तकरीबन 18 से 25 साल तक की उम्रें थी उन लोगों की जो इस सारे वाक़े में मुलव्वस पाए गए थे। अब ये एक बहुत अच्छी एफर्ट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक स्टेप लिया गया है ताकि इन लोगों को इंगेज करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम माशरे को जो है एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकें। अब आगे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और कितना अच्छा इनिशिएटिव है, इस पर हम ये बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब जो हैं वो शामिल हैं प्रोग्राम में, उनका एनालिसिस भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इसके साथ साथ शहजाद रज़ा साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। शहजाद भी यकीनन अपनी राय देंगे, हमें बताएंगे। बल्कि शहजाद आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं, मुझे ये बताइएगा कितना अच्छा इनिशिएटिव है जो इस वक्त की गवर्नमेंट लेने जा रही है। ऑब्वियसली इस पर पहले से काम हो रहा था और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी तारीख में सबसे पहला बड़ा प्रोग्राम जिसको आप कह सकते हैं, ये वो प्रोग्राम है जो इस वक्त सामने आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद में यूथ को इंगेज कर पाएंगे हम इसमें। जी, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 15 से 33 साल के उम्र के जो लोग हैं जिन्हें हम नौजवान कहते हैं, उनका तनासुब 60% या इससे भी ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जिसको आप कहा जाए। और जिस वाक़े की तरफ आपने हमें हमारी तवज्जो दिलाई और 2 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उस मजमे को अगर आप देखें उसमें भी आपको जो चेहरे, जो लोग, जो मरकज़ी किरदार नज़र आएंगे वो भी इसी एज ब्रैकेट के आपको नज़र आएंगे। मतलब ये हुआ कि ये इन लोगों पर काम करने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल एक सही और बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये जो आप शुरू कर रहे हैं कि जब तक आप यूथ को मौके नहीं देंगे वो कहीं काम नहीं करेंगे, उनको इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, उनको खेल या तफरी के मौके नहीं मिलेंगे, उनको अपनी स्किल्स को या अपनी किसी भी किस्म की उनको आप समझ लीजिए सलाहियतें वो उजागर करने का मौका नहीं मिलेगा या किसी वजह से वो बेचैनी का शिकार हैं, उसको आप कोई ऐसे ज़रिए फराम नहीं करेंगे कि जिसके ज़रिए वो अपनी इस चीज़ को एक मुस्बत तरीके से जो है वो ठीक कर पाएँ। सो फिर आपको इसी किस्म के वाक़यात, ये तो एक बहुत एक्सट्रीम का वाक़या है लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो नशे की लत में पड़ जाते हैं या और मनफी जो सरगर्मियां हैं उनमें हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। सो ये उनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने का जो है एक बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है और इसी की वजह से आपने जो इस यूथ बल्ज को जो कैप्चर करना है कि आपकी इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन है और अगर वो पॉपुलेशन एक तरह से ये एक आपके अपॉर्चुनिटी भी है और एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इनके टैलेंट को, इनके अफरादी कुव्वत को, आप बहुत कुछ इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे सो जस्ट इमेजिन कि ये इतनी बड़ी अक्सरियत आपके ऊपर बोझ के साथ साथ और किस किस्म के चैलेंजेस का जो है वो एक असबाब सबब बन सकती है, जिसका एक मुजाहरा एक एक्सट्रीम हमने दो दिन पहले हमने देखी। इसके साथ और भी बहुत सारे वाक़यात आपको इस किस्म के नज़र आएंगे। आप इस्लामाबाद के कहीं निकल जाइए, बहुत सारे इलाकों में आप देखेंगे कि बहुत से हमें इस तरह के नौजवान नज़र आते हैं कि जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है और किस तरीके से वो अपना वक्त अपना ज़ाया कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, किन किन सरगर्मियों में वो आपको पाए जाते हैं। सो इस प्रोग्राम का मकसद खाली इनको एम्पावरमेंट, इकनॉमिक एम्पावरमेंट देना नहीं है, बल्कि इनको उन मनफी रुझानात से बचाना है कि जिन पे चल के ये अपना नुकसान तो करते ही हैं लेकिन दूसरों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है,
पंचौता साहब, ये एक बड़ा अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है। सोसाइटी पे इसके क्या असरात आप देखते हैं, ख़ास तौर पर जब नौजवानों को इसमें इंगेज किया जा रहा है, मस्बत किस्म की सरगर्मियाँ हैं जिसमें वो हिस्सा लेंगे, और स्पोर्ट्स तो वैसे भी आपको तहम्मुल और बर्दाश्त सिखाता है, तो ये इसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पर है वो क्या देखते हैं, कितना पॉजिटिव साबित हो सकता है? देखिए जी, जो यूथ को ना इन्वॉल्व करना है इन एनी पॉजिटिव अफेयर्स, उसके दो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। एक पॉपुलेशन कंट्रोल है, व्हेन यू डोंट हैव रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, जब आपके पास पार्क्स नहीं है, आपके पास स्पोर्ट्स नहीं है, तो उसका जो तनासुब है विद पॉपुलेशन इंक्रीज वो बड़ा उसके ऊपर भाषा हमारी थेरी हैं जो कि कहती हैं इट इज डायरेक्टली लिंक्ड। सेकेंडली, जो यूथ का एक टेम्परामेंट है वो बनाने के लिए जो स्पोर्ट्स हैं दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। और ये मैं बात आपको एज ए स्पोर्ट्समैन खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल लेवल तक खेलने का मुझे मौका मिला। आई वाज स्टडीइंग एट एचसन कॉलेज, जो हमारे स्कूल को सेपरेट करता था बाकी स्कूल से पाकिस्तान में, वो चीज सिर्फ प्ले ग्राउंड्स थी। बड़ी मशहूर इंग्लैंड की कोटेशन थी, एक इंग्लिश कोटेशन थी, द बैटल ऑफ वाटरलू was won on the grounds of Eton and Harrow। जो ये स्कूल की प्ले फील्ड्स होती हैं, प्लेइंग फील्ड्स होती हैं, ये आपके अंदर कॉमरेडशिप या आपके अंदर तहम्मुल, इनटॉलरेंस के खिलाफ जिसे कहते हैं ना लड़ाई, ये सब चीजें सिखाते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और पाकिस्तान में इस टाइम पर जब आपके यहाँ सियालकोट जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जब आपके यहाँ कसूर जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जब आपके यहाँ हर तरह की जिसे कहते हैं बेरारवी का शिकार है हमारी यूथ, उस टाइम पर इस टाइप की इनिशिएटिव्स का आगाज करना बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी एक चीज पर अपने वजीर आजम साहब पर कन्विंस था फ्रॉम डे वन, दैट वाज स्पोर्ट्स, बिकॉज वो खुद माशाल्लाह ही हैज बीन एन एक्सेप्शनल स्पोर्ट्समैन। और मैं समझता हूं कि हमारे वजीर आजम साहब को अपनी पर्सनल पेट्रोनेज में इस चीज को फ्रॉम डे वन देखना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी होंगी, उनका जिक्र भी जरूर करना चाहूंगा, फहमीदा मिर्जा साहिबा। मुझे उनको एडवाइस करने का मौका भी मिला है, मैंने उनके साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू शनीद भी इस पर की हुई है। शी इज ऑल्सो वेरी सीरियस, और हमारी कैबिनेट और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फुल प्रोटेक्शन और फुल अपनी सपोर्ट दें कि वो ये यूथ के लिए जो चीजें हैं इनको वो इम्प्लीमेंट कर सके। और यहाँ पर फाइनल बात मैं एक करूंगा कि इसके अंदर एक और बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी फेडरेशंस हैं, इनकी एक अपनी सियासत है जो कि हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 के बाद अब काफी हद तक एंड हो जाएगी। वहां पर भी आपको यंग लोगों को रिमूव करने की जरूरत है। वहां पर जो आपके पास बाबे बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनका कोई उससे ताल्लुक नहीं है, ना उस स्पोर्ट्स से, ना उस महकमे से, और वो बाय वर्चू वहां पर 30-30 साल से बैठे हैं, उनको वहां रिमूव करना जरूरी है। यंग ब्लड की जरूरत है ताकि स्पोर्ट्स का फरोग पाकिस्तान में आए। वी वांट 92 बैक, जब हम 4 वर्ल्ड चैंपियंस थे, वो कैसे था इतना छोटा मुल्क, उस टाइम की तहकीक करना बहुत जरूरी है। और उसमें सिर्फ हमारा एस्पेक्ट ये नहीं है कि आपने यूथ को एंगेज करना है, बात ये है कि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो कोचिंग में, इंटरनेशनली आप देखें तो जो स्किल्स को रिफर्बिश करने में बहुत बड़ा रोल है इंपॉर्टेंट कोचिंग का। माइकल ओवन को साइन किया गया है, हुज बीन विद लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्लस वो हमारी यूथ का हीरो भी है इन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो इस किस्म के लोगों को आप लाएंगे। वी नीड इमरान खान, माइकल ओवेंस, आप समझ ले रोनाल्डो, मेसी, पीपल लाइक देम जो कि पाकिस्तान में आके रोल मॉडल का किरदार अदा करें। मैं फुटबॉल की से तो आपको बता सकता हूं कि प्राइवेटली फुटबॉल इतने अच्छे लेवल पर खेली जा रही है जो कि इस वक्त उम्रा की स्पोर्ट बन चुकी है, लेकिन गरीब का बच्चा जो है वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाता, टैलेंट उसके पास मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीजें जब कपल टुगेदर इकट्ठी होंगी, आई थिंक दिस विल प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल। ठीक है शहजाद, इसको हम स्पोर्ट्स का रिवाइवल भी कह सकते हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी थी, उस्मान डार भी थे, फवाद साहब भी थे, उसमें उन्होंने कहा कि डिक्लाइन आया पिछले बहुत से अरसे में, हमने देखा सियासत में भी, ओवरऑल भी, हमारे यहाँ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें वहाँ पर भी हमें डिक्लाइन, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आया। अब ये एफर्ट जो है, एक तरफ तो हम इंतहा पसंदी की जंग लड़ रहे हैं, अदम बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों में थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ज़रिए ख़ासतौर पर अपने नौजवानों में हम वहाँ उनकी शख्सियत में ठहराव ला सकते हैं, साथ ही साथ हमारी स्पोर्ट्स जो हैं वो भी रिवाइव होंगी। जी बिल्कुल, और पंचोता साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो रोल मॉडल्स हैं इनको अप्रोच करना, इनको इन्वॉल्व करना, इनके ज़रिए हमारे अपने यूथ को मोटिवेट करना, ये बहुत ज़रूरी है।
अब आप मिसाल लें कि हमारा PSL का आगाज़ हुआ और PSL के आगाज़ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आना शुरू हुए, उससे एक बिल्कुल एक नई लाइफ मिली, एक बड़ा एक रिफ्रेशिंग सा हमें एहसास हुआ कि गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो कुछ उर्दू के उन्होंने जुमले भी सीख लिए और वो एक बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान का खुशगवार एहसास था, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट हुआ। और बिल्कुल ठीक बात है कि एक तो क्रिकेट खाली वाहिद खेल नहीं है जो पाकिस्तान में खेला जाता है, बहुत सारे खेल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुझान है, जिसकी वजह से बाकी खेल भी हमारे काफ़ी नज़रअंदाज इस पे होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उस सरकारी पैट्रनेज है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ शहजाद। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। जी, मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा से बात करना चाह रही हूँ, मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? और बड़ी मुबारक हो आपको कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आज आप लोग शुरू कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ड्राइव कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा सा अपना बता दीजिएगा, क्या विजन है आप लोगों का इस प्रोग्राम के लिए, इस वक्त क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोग अचीव कर पाएंगे? जी देखिए, ये कामयाब जवान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसके दो कंपोनेंट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं और उसमें वही है कि एक टैलेंट हंट से लेके और वो एकेडमीज के जो इस वक्त हमारे बच्चे यूथ बल्ज है कि उनको चैनलाइज करने का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अपने इस यूथ बल्ज को हम इन स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए। और जो ये पास्ट की गलत पॉलिसियों की वजह से और इस वक्त हम देखते हैं इतनी इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, सियालकोट वाला वाकया देखिए और इस तरह के जो इस वक्त माशरे की बुराइयां हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि पिछली हुकूमतों ने बिल्कुल इस चीज को इग्नोर किया और एक एग्रेशन और इनटॉलरेंस हमारे माशरे में पैदा की है। इनको एड्रेस करने के लिए स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है कि जिसको भरपूर तरीके से इसकी तरफ फोकस होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्योंकि कोई गवर्नेंस का स्पोर्ट्स गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं था, 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों के पास थी, तो इस एक तरफ सूबे, दूसरी तरफ फेडरेशन, तीसरी तरफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, तो इनके ये सब जो कर रहे थे इन्होंने बुरी तरह स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया। तो अब हम इंशाल्लाह एक स्पोर्ट्स गवर्नेंस का स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं और उसमें बाकायदा एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म देने जा रहे हैं और उसमें ये कि वो बच्चे जो फेडरेशंस, जेन्युइन फेडरेशंस हैं, अभी मैं अहमद पंसोटा साहब को भी सुन रही थी कि ये बाबे जो बैठे हैं कि खुदा का वास्ता अब ये जान छोड़ें और ये जो यूथ है कि हम इनके हाथों में दें कि ये हमारा मुस्तकबिल है, कि हम ये लोग आगे आए और अब स्पोर्ट्स को वो लोग आगे लेके चले और जो दुनिया में ये एक टोटल डिफरेंट डायनामिक्स है स्पोर्ट्स की, ये जिस पुराने तरीके से लेके चलना चाहते हैं उस तरह हम कभी भी इस एटलीस्ट फील्ड में हम नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, फिर शहजाद रजा मेरे साथ मौजूद है, पंसोता साहब वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। अभी हम ये समझें कि पूरे पाकिस्तान में इस टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है और तमाम सूबे जो हैं, वैसे ओवरऑल तो हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि 90% लोगों की एक्सेस स्पोर्ट्स तक प्रॉपर होती नहीं है, तो इसमें सिंध और बाकी तमाम सूबे भी शामिल होंगे, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है? जी बिल्कुल लिया गया है और इसमें वही मैं कह रही सारे सूबों की उस पे लिया गया है, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि फेडरेशंस में चंद लोग ऐसे हैं कि जिनकी अपनी एकेडमीज बनी हुई हैं, वो एक तरफ अपनी एकेडमी चला रहे होते हैं, उन्हीं में से एक दो बच्चे निकालते हैं और वो उठा के हुकूमत के एक्सपेंस पे बाहर ले जाते हैं और फिर जिस तरह की पाकिस्तान के लिए बदनामी होती है, तो वो एक मौका मिल रहा है इस स्कीम के थ्रू, इस टैलेंट हंट के थ्रू, कि जिसमें हम सारे यूनिवर्सिटीज एंड स्कूलों के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आगे आएंगे, इसमें मेंबरशिप लेंगे और वो उनको सबको वो मौका दिया जा रहा है कि वो मैदानों को आबाद करें और जो बच्चा जिस चीज में अपना पोटेंशियल समझता है उस स्पोर्ट को लेके आगे परसू कर सके। और इसमें लड़के लड़कियां बराबर शरीक हैं कि जिसमें उनका वो है। आज हम गली कूचों में देखते हैं
ठीक है, एक तरफ तो क्रिकेट है, लेकिन गांव में फुटबॉल भी खेली जाती है जिसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन सब बच्चों को वो मौके मिलेंगे कि इस टैलेंट हंट के जरिए और हमारे जो दूसरा हम शुरू कर रहे हैं कि एक पोर्टल के जरिए कि उनको मौका मिलेगा कि वो आगे आए और वो अपना पोटेंशियल उसमें वो दिखाएं और उनको हम फर्दर ट्रेनिंग्स दिला सकें। और जो ये एकेडमीज बनाने का प्रोग्राम है कि उनके एकेडमीज के जरिए कि वो बच्चे अपने फर्दर उनकी पॉलिशिंग हो सके। जी डॉक्टर साहबा, ये ज़रा फरमाइएगा कि आपने सही कहा कि इसमें बच्चे और बच्चियां यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आपने इसमें रूम रखा है और बराबर के फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आप ये नहीं समझती कि जो बच्चियों के स्पोर्ट्स हैं या ख़वातीन को स्पोर्ट्स में लाने के लिए आपको ज़्यादा काम, ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं? बच्चे जो हैं वो गली में जाके खेल सकते हैं, ग्राउंड में खेल सकते हैं। ग्राउंड जैसे हैं, मतलब हमारा मुआशरा है, हमारा एक रस्म व रिवाज है कि हम ग्राउंड में बच्चियों को नहीं भेज सकते, वो एक ही ग्राउंड में उस तरीके से नहीं हो सकता। कई जगह पे शायद हो, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। सो उनके लिए अलहदा एकेडमीज़, अलहदा फैसिलिटीज़ वो क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं समझती उन फीमेल जो हमारी जो स्पोर्ट्स वुमेन है आना चाहती हैं, बच्चियाँ, उनके लिए ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा? जो लड़कों के खेलों के जो स्पॉट्स हैं, मौके हैं, वो ऑलरेडी हैं, उस पर भी काम करना है, लेकिन बच्चियों पर ज़्यादा तवज्जो आपको असल देनी चैलेंज ये होगा। जी बिल्कुल, आपने सही तरफ निशानदेही की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ इस मुल्क में चाहे बच्चे हों, लड़के और लड़कियां, दोनों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उसके लिए ही मैंने डे 1 से हमने इस पे फोकस किया हुआ था अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी के जरिए। चारों सूबों को हमने ऑन बोर्ड लिया था और उसके बाद हर पंजाब में मैंने जिस तरह देखा कि 1400 ग्राउंड पे उन्होंने फोकस किया है। और इसी तरह के KPK में भी हुआ है। सिंध में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का दिया है, मेरे कहने पे ये तकरीबन 8 से 9 इजला हैं कि जिसमें ये छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर होंगे, टाइमिंग्स होगी उस तरह मैनेज। उसके साथ साथ स्कूलों में जो रिवाइव करना है, जहां लड़कियों के स्कूल हैं वहां भी रिवाइव वो है और किया जाए। और उसके साथ साथ उनके लिए स्पेशल अगर कोई जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तो वो भी हो। वैसे तो डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है कि हम लड़कों की भी करते हैं, लड़कियों की भी ट्रेनिंग होती है एंड उनके लिए पूरे पूरे मौके मौजूद हैं। और यही हमने सारे सूबों को रिक्वेस्ट की है कि वो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करें कि जहां लड़कों को मौका मिलता है वहां पूरे पूरे मौके लड़कियों के लिए भी पैदा किए जाए। ठीक है, पंचोता साहब। जी, मैं मिनिस्टर साहिबा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। मेरे सवाल से पहले तो मैं ये जरूर कहूँगा कि बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसमें एक स्पोर्ट्स को एक फीमेल जो है वो लीड कर रही है एज ए मिनिस्टर। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें शहजाद साहब ने भी सवाल पूछा था। दूसरा, मुझे आपसे मौका भी मिला 2-3 दफा इस इशू पर बात करने के लिए। मेरे 2-3 सवाल हैं। पहली सवाल तो ये है कि हमारा मुल्क जो है या हमारी स्पोर्ट्स की वजारत जो है वो इस सियासत से जान छुड़ाने की हमारे लिए क्या कर रही है कोशिश? ये जो फेडरेशंस हैं, ये जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ये अपनी सियासतों में बैठी हुई हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपस में बैठकर बाबे जो हैं दे डिसाइड के जी 23 साल का बच्चा कैसे खेलेगा। फिर ऐसे महकमों से लोग लगाए गए हैं जिनका इन स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो हमारी इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं। दुनिया में हर तरह की स्पोर्ट्स हो रही है। मैं समझता हूं कि दिस में साउंड अ लिटिल फनी, बट हमारी गिल्ली डंडा जो है उसको भी आप एक स्टार्ट कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इट में अचीव एन इंटरनेशनल थिंग। फिर कबड्डी, उसको इंडिया हाईजैक कर गया, वो भी हमारी इंडिजिनस स्पोर्ट है। एंड देयर आर सेवरल अदर्स। तो इन दो चीजों के लिए आप मिनिस्टर साहिबा क्या कर रही हैं? जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू की तरफ आपने मेरा निशानदेही की है। देखिए बिल्कुल ये बाबे जब तक बैठे हैं इसमें स्पोर्ट्स, मैंने पहले कहा, बेहतर नहीं हो सकती। इनकी सियासत को एड्रेस करने के लिए हम जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म और ये इलेक्शन के तरीके, देखिए जब तक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्लब्स नहीं बनेंगे और वहां पे वो जेन्युइन क्लब्स नहीं होंगे कि जहां पे वहां पे लोकल
बच्चों को इंगेज किया जाए, उनको मौके दिए जाएं, और वो क्लब से लेके वो इनके वोटर्स होते हैं फिर किसी भी फेडरेशन में, और वो क्लब से लेके फिर एसोसिएशंस बनती हैं और एसोसिएशन के ऊपर फेडरेशन बनती है। तो जब नीचे तक का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा और चंद बाबे अपने झूठे सच्चे क्लब रजिस्टर करके अपने आप को 20 साल 25 साल तक चलाएंगे तो कभी भी जेन्युइन क्लब्स नहीं बनेंगे, कभी भी जेन्युइन लोग आगे नहीं आ सकेंगे। इसलिए हमने एक ट्रांसपेरेंट एक इलेक्शन कमीशन का मैकेनिज्म वो किया है, जिसको हाई कोर्ट के जज जैसे लोग के जो भी एलिजिबल होते हैं हाई कोर्ट जज, वो उसको हेड करेंगे। और उसके अलावा 2 स्पोर्ट्स जो नाम कोई स्पोर्ट्समैन रहे हो हमारे, वो होंगे जो सिलेक्शन कमीशन का होगा, और उस कमीशन को ऑटोनमस है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बिल्कुल ऑटोनमस इदारा है, वो बनाएंगे वो इलेक्शन कमीशन, और फिर वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, जैसे कि आज पाकिस्तान के मुल्क हम देखते हैं कि ईसीपी हो, तो वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेगी। तो ये जो प्रोपेगेंडा पहले दिन से ओलंपिक एसोसिएशन ने उसके खिलाफ फैलाना शुरू किया है, फेडरेशन को उकसाया जा रहा है, एथलीट्स को उकसाया जा रहा है कि जी यहाँ पता नहीं हुकूमत कुछ करने जा रही है, तो देखिए जब भी ये माफिया बन चुके हैं, और इसमें हमें मीडिया की सपोर्ट की जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि वो जो पॉलिसी है उसमें इट इज ओपन। अहमद पनसोटा साहब, आप भी लॉयर हैं, आप भी प्लीज उस पॉलिसी को मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, और भी जितने लोग हैं कि उसमें हम जितना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को ला सकें, और उसमें हम अपने बच्चों को सही तरीके से नुमाइंदगी दे सकें। आज मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी स्पोर्ट उठा ले, वही लोग हैं जो फेडरेशन के वो बने हुए, खुद ही कोच हैं, खुद ही खिलाड़ी हैं, और खुद अपनी एकेडमीज चला रहे हैं, अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। तो ये तरीका है जो मेरिट का गला घोंट रहा है हमारे मुल्क में। तो अब वो हम मेरिट का गला नहीं घोंटने देंगे, चाहे कोई किसी किस्म की भी ये हमें थ्रेट दे। हमने पहले अपने मुल्क के अंदर इस निजाम को दुरुस्त करना है, उसके बाद आपने एक सवाल मेरा जी आपसे और है, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट आपकी जो वजारत है वो एक और रिलेशनशिप से बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है। आपकी वजारत की जो एक हिस्ट्री है वो ये रही हुई है कि जब भी पाकिस्तान ने कोई ऐसा डिसीजन जो कि चारों सूबों को अफेक्ट करता है लिया जाए, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन हु शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। मैं समझता हूं कि आप भी इस पर कुछ करें, और हमारी भी वजीर आजम साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि स्पोर्ट्स है ये कोई ऐसा इशू, चूंकि इस वक्त हम स्पोर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, वो अगर पाकिस्तान एट लार्ज को अफेक्ट करता है तो यू शुड ऑलवेज बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, बिकॉज इस वजारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। जी, आई रियली अप्रिशिएट अहमद पनसोटा साहब, आपने बिल्कुल लीगली यही एक टूल है कि जितने डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं कि वो अंडर आईपीसी को एटलीस्ट उन चीजों पे ऑन बोर्ड लिया जाए, पर वो चीज लैक कर रही है इस वक्त। मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी इशारा करूंगी और मैं सूबाई हुकूमतों की भी तरफ करूंगी, बट एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे टोटल सारे सूबे ऑन बोर्ड हैं, बल्कि रीजन भी ऑन बोर्ड है, चाहे कश्मीर हो चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, ये सब ऑन बोर्ड है, और उनकी ही इनपुट के साथ हमने ये पॉलिसी बनाई है। सबको ऑन बोर्ड लेते हुए हमने ये पॉलिसी बनाई है, और उसके बाद हमने फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर को वो पॉलिसी शेयर भी की, और वहां पे भरपूर तरीके से सारे सूबों की पार्टिसिपेशन थी, और सबने अपने अपने इनपुट दिए, और आगे भी चल के ये जारी रहेगा। और कोई भी सूबा हो चाहे उस पर किसी की भी हुकूमत हो, ये हमारे बच्चों का मामला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। इसलिए मैं उन सब से कहती हूँ कि इस पे जॉइंटली बैठें और एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज की तरफ हम आए। और जिस तरह हम स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, आपने बिल्कुल निशानदेही सही की कि जो दूसरे भी डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो आईपीसी के साथ बैठे, ताकि हम एक पॉजिटिव सारे सूबों को साथ लेके आगे बढ़े, और जितने इश्यूज एजुकेशन में है, हेल्थ में है, तो हम सबको एंगेज जी शहजाद जी डॉक्टर साहब, एक मुख्तसर सवाल है कि 18th अमेंडमेंट पास हुई, उसके बाद सूबों को आपने सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए, लेकिन
हमने देखा कि कैपेसिटी के इश्यूज थे, और अब यानी इतने साल गुजरने के बावजूद भी जो हम उम्मीद कर रहे थे वो हमारी उम्मीदों पर वो पूरा नहीं उतर पाए। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक ये डिबेट है, बेहतर होता कि वो नेशनल लेवल पे ही डील किए जाते। और अगर सूबों की बात है, या तो उनकी कैपेसिटी होती जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं बन पाई। तो स्पोर्ट्स एक बहुत अहम शोबा है, सब्जेक्ट है, और जिस तरह आप लोग इस पे काम कर सकते हैं शायद सूबाई हुकूमतें उस तरह नहीं कर सकें, अभी तक वो अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाए। सो ये जो हर्डल है बहुत बड़ी, इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? देखिए जी, पहले तो बड़ा गलत 18वीं तरमीम की इंटरप्रिटेशन की गई है। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं था कि हम कोई कॉन्फेडरेशन की तरफ चले गए हैं, या हम स्टेट विद इन अ स्टेट बन गए हैं कि सीएम उठ के प्राइम मिनिस्टर को आंख दिखाएंगे, या कोई अपने आप को अलग स्टेट की तरह। देखिए, 18वीं तरमीम का मतलब यही था, हमारे पास नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, उस प्लेटफॉर्म पे, और जिसको पूरा प्राइम मिनिस्टर ने वो करना था कि वो सारे सूबों के साथ कि हमारी इकोनॉमी की चैलेंजेस हो, हमें किसी सेक्टर के भी कोई चैलेंजेस हो, कि वहां पे आप डिस्कस करें और वहां पे आपकी पॉलिसी बने, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सूबों ने अपने अपने जाके इंप्लीमेंट करना था। लेकिन पॉलिसी यहां बननी थी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंडर। और उसके अलावा क्योंकि एनएफसी भी इस उससे दिया गया कि अब जाए, अब आप सूबे इंप्लीमेंट करें। एज फार एज कैपेसिटी इज कंसर्न, आपने बिल्कुल सही कहा, और जिस तरह ये डिवॉल्व हुए हैं वो बहुत उसने कॉम्प्लिकेशंस की हैं। अगर जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी थी अंडर रजा रब्बानी, वो 1 साल में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। अगर बेहतर होता, क्योंकि उसके जो टीओआर्स थे वो ये कहते हैं कि आपने उन सूबों की कैपेसिटी पहले बनानी थी, और कैपेसिटी बना के आप उनको देते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो जितनी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटमेंट्स हैं वो 18वीं तरमीम के जरिए हमने फुलफिल करनी थी। लेकिन अपने किसी सूबे में अगर कैपेसिटी की कमी है तो बाकी सूबे जहां भी बेस्ट मॉडल है वो हम दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है। और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ आना चाहिए था। एसडीजी में पाकिस्तान सिग्नेटरी है, कोई सूबा सिग्नेटरी नहीं है, और आपके एसडीजी के सारे सब्जेक्ट डिवॉल्व सब्जेक्ट है। अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये काम होना था, और एक यूनिफॉर्म से जिसमें आईटीसी मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल था। पर अफसोस के साथ ना इसको फेडरल गवर्नमेंट समझ सकी, ना इसको सूबे समझ सके, और यहाँ पे एक गलत रुझान और गलत डायरेक्शन में कि स्टेट विद इन अ स्टेट करके हमने इसको रन करना शुरू किया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में कंसेंसस है, स्पोर्ट्स में हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की तरफ लाए हैं सबके इनपुट के साथ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारे सूबे इसमें भरपूर रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे साथ मौजूद थी, और इस वक्त जिस इवेंट का आगाज़ हो हवाले से उन्होंने बड़ी तफसील से बात की अपनी वजारत के हवाले से भी, और स्पोर्ट्स के हवाले से ख़ास तौर पर जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात हो रही है। ओवरऑल शहजाद जो पंसौता साहब बात कर रहे हैं कि ये एक माफिया बना हुआ है, इस माफिया से छुटकारा जो है बहुत मुश्किल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। आई होप कि आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों से निपट पाएंगे। जी, माफिया तो है, और आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। इन लोगों ने जगह भी कब्जे किए हुए हैं, अपने एकेडमीज़ या ग्राउंड्स के नाम पे डेरे बनाए हुए हैं, और एलोकेशन हुई हुई, आज से नहीं हुई हुई, ये मुशर्रफ दौर से या उससे पहले से हुई हुई है। और जो भी फैसिलिटीज़ ये एकेडमीज़ बनती हैं तो यही लोग हैं हू आर कॉलिंग द शॉट्स। और इसी वजह से खाली क्रिकेट को लें, हमारा कहते हैं कि बहुत टैलेंट है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा जो है वो मुसलसल जवाल का शिकार है। और उसकी वजह यही है कि उस जवाल के शिकार की वजह यही है कि वही लोग हैं कि वो अपनी एकेडमीज़ को अपनी पर्सनल फीफडॉम के तौर पर चला रहे हैं, और उनमें कोई किसी किस्म का मेरिट का ख्याल कभी कभार रखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो प्रमोशन है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है लोगों खिलाड़ियों को आप प्रमोट करते हैं। सो ज़रूरी बहुत है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एक्सपीरियंस का निमुल बदल नहीं हो सकता। तो वी नीड एन आइडियल मिक्स, कि ठीक है यंग टैलेंट हो, यंग ब्लड हो, उसमें एनर्जेटिक किस्म के हमारे प्रोफेशनल्स हों, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस लोग भी होंगे जो सारे ये बाबे हैं ये सब के सब खराब नहीं होंगे, कि जो कुछ अच्छा चीज़ों को समझते हैं। सो किसी ना किसी एडवाइजरी रोल में उनको लाने की ज़रूरत ज़रूर है कि इतना अरसा अगर वो इधर रहे हैं, ये नहीं कि तमाम लोग, लेकिन उसमें से उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं जहाँ तक मुमकिन हो टॉपिक पे मैं लास्ट कमेंट पंसौता साहब का ले लेती हूँ, फिर एक और टॉपिक भी उस पर भी हमें बात करनी है। जी पंसौता साहब, ये इतने सारे चैलेंजेस जो हैं, बड़े मसाइल हैं सर। हमारी जो हमारी
जी जी हेलो पंचौता साहब। जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा जी, जो हमारी फेडरल मिनिस्टर साहबा ने बातें की हैं वो डॉट ऑन टारगेट हैं और मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ। देखें, उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने अपनी जो मिनिस्ट्री है उसकी भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी वो चीजें जो इंप्रूव होने वाली उनकी बात की। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट आईपीसी, जो मिनिस्ट्री है उनकी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन वाली, और दूसरा स्पोर्ट्स की। जी मुझे खुद इनसे 2-3 दफा मौका मिला और मैं एज अ लॉयर इन्होंने मेरे से इस पर मशवरा भी किया। स्पोर्ट्स पॉलिसी जो ये मुरतब कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स पॉलिसीज एवर। स्पोर्ट्स की एक पाकिस्तान में लिटिगेशन की हिस्ट्री है, लोगों ने इसकी अपनी अजारादारी बनाई हुई है, और ये जो फेडरेशंस और सारी आपकी काउंसिल्स हैं, इन सबको उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। और वो लोग ने हाईजैक किया हुआ है जिनका उनसे ताल्लुक कोई नहीं, अपनी पसंद के इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है। हर चीज अपनी करवाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल बैडमिंटन की दे देता हूं कि हाँ। वहां पर अब ये होने जा रहा है कि वहां पर जो बैडमिंटन के उसके प्रेसिडेंट हैं वो अपने ही भाई को लगवाने की कोशिश की जा रही है, और जो साहब सेक्रेटरी जनरल वो उधर को जा रहे हैं, यानी आपस में ही स्विच कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, ये हमारे यहाँ एक कल्चर है, लेकिन अल्लाह करे कि ये कल्चर अब ख़त्म हो जाए, जो कोशिशें हो रही हैं। एक और भी टॉपिक है नाज़रीन, उस पर हम करनी है, बहुत अहम इशू है अफ़गानिस्तान के हवाले से। बार बार पाकिस्तान अपना कंसर्न शो भी कर रहा है कि उस वक्त कि इस वक्त जो वहाँ पर ह्यूमन क्राइसिस नज़र आ रहा है, उससे निपटने के लिए पाकिस्तान जितनी हेल्प कर रहा है, जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया को इसके लिए आगे आना होगा और ये काम करना होगा। इस हवाले से 19 दिसंबर को OIC का इजलास जो है वो भी पाकिस्तान में होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक को उसमें इनवाइट किया जा रहा है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसमें किया जा रहा है, UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मुस्तकिल रुकन हैं, उनको भी इसमें इनवाइट किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि इस मसले को सही तरह से बताया जाए उन लोगों तक, ताकि कुछ हेल्प आउट कर सके और अफ़गानिस्तान के मसले का कुछ ना कुछ हल निकल सके। हमारे लिए एक डायरेक्टली एक बहुत बड़ा थ्रेट हमारे लिए भी है कि जब रीजन में अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उसमें डायरेक्टली इफेक्ट होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शाज़िया अनवर चीमा साहिबा ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, IR एक्सपर्ट हैं। पहले हम उनकी राय ले लेते हैं, फिर शहजाद और पंचौता साहब की तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया साहिबा। वालेकुम सलाम नानी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शाज़ी साहिबा ये बताइएगा, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जो इस वक्त इक़दाम कर रहा है, और हम हर फोरम पे बात भी कर रहे हैं, ECO समिट में भी प्रेसिडेंट साहब ने बात की, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, और उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हमें इसके लिए काम करना है। इस वक्त जो वहाँ पर मसाइल हैं फूड के हवाले से या फिर मेडिकली जो इशूज़ वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, शेल्टर जो थिंग्स हैं उस किस्म का स्टफ़ भी वहाँ पर चाहिए, मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो ये इसको किस तरह से दुनिया को इंगेज किया जा सकता है। जबकि एक तरफ एक बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने है कि दुनिया इस इंटरम सेटअप को जो तालिबान का है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, उसको मान ही नहीं रहे हैं। तो फिर किस तरह से हम तवज्जो दिला सकते हैं कि वहाँ पर मदद की ज़रूरत है और फौरी मदद फराहम की जाए? बिल्कुल आपने ठीक इसका प्रीएम्बल बनाया नाहिद, के प्रॉब्लम ही ये है। हर फोरम पे, यूरोप के हर फोरम पे यही बात हो रही है कि हमें इस बात का अदराक है, हमें इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं और इससे बहुत ज़्यादा बदतर होने वाले हैं। मगर चूंकि हम एक स्टैंड ले चुके हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन पहले ब्लिंक करता है, तो उस हवाले से अब हम अपने स्टैंड के ऊपर बहुत फर्मली उस पर टिके हुए हैं। और पाकिस्तान जो है इस हवाले से हिस्ट्री में इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि ऐसा हमसाया मुल्क जो है वो कम ही किसी को नसीब होगा कि हम अपनी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ये कोई म्यूचुअल मिटिगेशन की तरफ के इन टर्म गवर्नमेंट को नहीं मानना का इशू आप एक साइड पे रखें, लेकिन खुदारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वहाँ पे जो लोग हैं जो कि सिर्फ विक्टिम होते हैं, आपकी वॉर ऑन पीस के भी वो विक्टिम ही थे, और अब आपके इस फूड और विंटर क्राइसिस जो है उसके भी वो विक्टिम ही हैं। वो ना पहले किसी चीज़ की पार्टी थे ना अब किसी चीज़ की पार्टी हैं, तो उनके लिए कुछ कर लिया जाए। तो आपको याद होगा कि ट्राइका जो है मीटिंग जो है पाकिस्तान ने इनिशिएट की, उसमें चाइना और रशिया USA के साथ बात की। जी
सब इस बात पे एग्री हैं। मैं इधर यूरोपियन मीडिया को फॉलो कर रही होती हूँ, थिंक टैंक्स जो हैं जो डिस्कशंस करवा रहे होते हैं उनको भी जितना फॉलो करने की कर सकती हूँ मैं कर रही होती हूँ। तो बात सब में यही है कि हमें इस बात का एहसास है, और इससे हमें थोड़ा सा, हम पाकिस्तानियों को थोड़ा दुख ज्यादा होता है कि आपको एहसास भी है तो आप इसके लिए फिर क्या कर रहे हैं। सही। आप एटलीस्ट इसके लिए यूएस से क्या कर रहा है, सिवाय इसके कि उसने अब नेक्स्ट मंथ जो है वो दोहा टॉक जो है वो दोबारा से स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। इसमें ना ही एक और पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट जी। है कि आप एक गवर्नमेंट को नहीं मान रहे हैं तो फिर आप उसके साथ निगोशिएशन किस बेस पे करेंगे? आप उसे दोहा में बुलाकर, वो पुराने वाले तालिबान होंगे, आप उनसे बात कर रहे होंगे, या आप इंटर्म गवर्नमेंट से बात कर रहे होंगे? इंटर्म गवर्नमेंट को तो आप मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे, तो बिल्कुल। और गवर्नमेंट है वो एक ग्राउंड रियलिटी है, आप उसे, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप एक डायलॉग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप डायलॉग में इन्वॉल्व पार्टीज को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो बात फिर कहाँ तक पहुंचने वाली है? आई मीन उसकी कोई, हमें उसके लिए कोई उसका कोई हल होता हुआ नजर आएगा, दिखाई देगा कि खास तौर पे यूएस के हवाले से, और ख़ास तौर पे उस फंड के हवाले से जो उन्होंने सीज़ किया हुआ है, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है अफ़गानिस्तान को, अगर वो रिलीज़ हो जाता है तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आके टिकी हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑल इंक्लूसिव होगी, गवर्नमेंट जो है वो इन टर्म जो है वो नहीं होगी। तो ऑल इंक्लूसिव से अगर आपकी मुराद है कि अशरफ गनी जो है वो गवर्नमेंट में दोबारा आने वाला है, तो ये तो होने नहीं वाला है। तो ये एक दरमियान का रास्ता कोई इसके निकालने की ज़रूरत है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ शाजिया साहब। शहजाद, इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है उन्होंने कहा कि यूरोपियन नेशंस बहुत सारी जो हैं वो ये सोच रही हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ जॉइंट डिप्लोमेटिक मिशन जो है उसका आगाज़ किया जाए, लेकिन बार बार फिर वो इसी बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम इस सेटअप को मानते नहीं हैं। जब आप इस सेटअप को मानते नहीं हैं तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्या कोई दरमियानी रास्ता, जिसकी शाजिया साहिबा भी बात कर रही हैं, निकल सकता है? देखें, इस वक्त ज़रूरत ज़्यादा जो है वो अफ़गान अबूरी हुकूमत की है कि उनको दुनिया तस्लीम करे। अमेरिका पे आप जितनी मर्ज़ी बात करें, जितना मर्ज़ी आप दबाव डाल लें, उनको आप अफ़गानिस्तान में ठिठुरते बच्चों की तस्वीर दिखाएं या लोग जो भूख से फाका कशी का शिकार हैं उनकी हालत उन्हें बताएं, उन पर कोई असर नहीं होने वाला। उन्होंने बड़े एक कैलस तरीके से आप बड़े स्ट्रेटजी के तहत मुज़ाकरात किए और एक निकलने का रास्ता बनाया, वहाँ से वो निकल गए। और अब जो हम एक और थ्योरी पे बात करते हैं कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए ताकि ये रीजन डिस्टर्ब रहे, चाइना जो है वो उसका पूरा फ़ायदा ना उठा सके या रशिया उस सारे इस ब्लॉक में शामिल ना हो सके, तो वो बात एक अपनी जगह पे। लेकिन इस वक्त बुनियादी जिम्मेदारी अबूरी हुकूमत की है। आप अफगानिस्तान में आए हैं, जैसे भी आए हैं, ये आपका एक मसला है, लेकिन अब आप आ गए हैं और अफगानिस्तान में जो अवाम इस वक्त फेस कर रहे हैं, फाइन कि 40 साल तक बिगाड़ पैदा किया उन बड़ी आलमी ताकतों ने, बट दे आर गॉन नाउ। अब जो वहाँ पे लोगों को संभालना है वो उस हुकूमत ने संभालना है, जैसे भी संभालना है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको करना पड़ेगा। शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि कल या परसों की बात है कि एक बाकायदा डायरेक्टिव आया है कि ख़वातीन को राइट्स देने के हवाले से उनको ज़बरदस्ती शादी ना हो। सो ये आहिस्ता आहिस्ता तालिबान काम कर रहे हैं, लेकिन तालिबान की एक अपनी हिस्ट्री भी है। उन्होंने दुनिया को अपने अमल से जो एक तस्वीर अपनी दिखा चुके हैं, सो दुनिया उन पर ज़रा मुश्किल से ही बिलीव करेगी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की सूरत में एक उन्हें बहुत ज़बरदस्त दोस्त मिला हुआ है जो उनकी मदद कर रहा है, उनके लिए हर फोरम पर बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं दुनिया को फोर्स कर सकता कि आप उसको तालिबान हुकूमत को तस्लीम करें। अगर हम बात करेंगे तो हम पे ऊपर आएगा कि पहले आप करें। तो पॉइंट इसके, अब अगर आपने जिम्मेदारी ली है रियासत को चलाने की, तो लोगों को आपने जो भी सहूलियात फराहम करनी है, उनको किसी भी चीज से बचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जब आए थे, आप पिछले 2 साल से निगोशिएट करते रहे अमेरिका के साथ, सो आपको मालूम होना चाहिए था क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए था सैंक्शंस लग सकती हैं, आपको पता होना चाहिए था कि जो 75% आप बैरूनी इमदाद पर अपने मुल्क का जो आप निज़ाम चला रहे हैं वो बंद हो सकती है। तो ये चैलेंजेस को देखते हुए उन्होंने आए हैं यहाँ पे और अब आ गए हैं, तो आपने यकीनन उनको मानना पड़ेगा। एक फेज है, कोई नहीं कह रहा कि आप अपनी सॉवरेंटी को खतरे में डालें, आप जो है वो अमेरिका को फिर ठेके पे दे दें अफगानिस्तान को, लेकिन ये वक्ती कॉम्प्रोमाइज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त मसला आपकी हुकूमत का नहीं है,
आपकी अना का नहीं है, ईगो का नहीं है, इस वक्त उन करोड़ों लोगों का है जो इस वक्त अफगानिस्तान में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। पंचौता साहब, क्या लग रहा है आपको, ये क्या इस वक्त जो तालिबान हुकूमत पूरी सेटअप है वहाँ पर, ये लोग प्रिपेयर्ड थे इस सारी सिचुएशन के लिए? अब हमें ये नज़र आ रहा था कि ये क्राइसिस वहाँ पर जन्म लेगा, इसी तरह से होगा, और अब इस सारे तनाजुर में कि जब इस अबूरी हुकूमत को तस्लीम भी नहीं किया जा रहा ऑफिशियली, कोई इसको मान भी नहीं रहा, तो किस तरह से असिस्ट किया जा सकता है, कैसे मदद फराम की जा सकती है? पाकिस्तान में OIC मीटिंग जो है वज़ीर ख़ारिजा की सतह पर जो है, वज़ीर ख़ारिजा उसमें शरीक होंगे, बाकी और भी इदारे उसमें शरीक होंगे, जब 19 दिसंबर को होगी, तो सर क्या इक़दाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मीटिंग से? देखें जी, मेरे नज़दीक तो कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव्स नज़र आ रही हैं, जिस तरह के जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है अबाउट द फ्रेंच प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रोन, उनका जो ये कहना है कि यूरोपियन नेशंस जो हैं दे वर कंसीडरिंग ओपनिंग अ जॉइंट डिप्लोमेटिक मिशन इन अफगानिस्तान, लेकिन साथ साथ उनको डर ये है कि कहीं उनकी जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको एंडोर्समेंट ना देनी पड़ जाए। देखें, इस हद तक तो वो अब कहना शुरू हो गए हैं कि हम वी आर डिलिबरेटिंग ओवर इट। व्हाई? बिकॉज दे आल्सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यूरोपियन कंट्रीज को भी, अमेरिकन को भी, बाकी सबको भी, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनली इंडिजिनस गवर्नमेंट इज इन पावर। उस इंडिजिनस गवर्नमेंट को भी थोड़े से लीवेज देने पड़ेंगे, आपको भी देने पड़ेंगे। इवेंचुअली आप उनको एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट्स अ रियलिटी। सो सूनर द बेटर आप उनको किसी फॉर्म की एक्सेप्टेंस दे दें, उनके साथ शरायत रख लें। जिस तरह तालिबान गवर्नमेंट भी जो है, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि दे आर ऑब्वियसली वर्किंग हार्ड, विमेन राइट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली अपना जो लेबल है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहना ऑल टुगेदर कि हम तालिबान वर्ड से ही डिसएग्री करते हैं, तो इस तरह तो फिर पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों से डिसएग्री किया जा सकता है। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठे होके कुछ शराइत रख देनी चाहिए कि हम ये बेसिक बेयर मिनिमम्स है जिन पर उनको रिकग्नाइज करेंगे, ताकि अब तालिबान को भी इस चीज की क्लैरिटी आ जाए कि इस चीजों में से हम कौन सी चीजें हैं जिनको कर सकते हैं। पाकिस्तान का रोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज पाकिस्तान एक तो उनका नेबर है, प्लस यूरोपियंस के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बिकॉज ऑफ इट्स जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस। आप देखें पाकिस्तान में नीचे एक समंदर है, लेफ्ट पे ईरान, अफगानिस्तान, फिर ऊपर से रशिया, चाइना, इंडिया। तो पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंस तो है। पाकिस्तान को चाहिए कि उस इंपॉर्टेंस को इस्तेमाल करते हुए अपना भरपूर किरदार अदा करे, जैसे कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों में अपना किरदार अदा किया जब उन्होंने एक ट्रॉयका कॉन्फ्रेंस भी रखी यहाँ पर। उन्होंने फिर और बहुत सारी कोशिश की कि पाकिस्तान किसी हद तक अगर रोल प्ले कर सकता है। इंडिया ने तो कंटिन्यूसली इसको अपोज करना है, और पाकिस्तान को ये क्यों करना चाहिए? वाई? बिकॉज पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन। बिकॉज तालिबान को अगर वंस अगेन आप दीवार के साथ लगा देंगे, कोने में ले जाएंगे, इवेंचुअली दे विल टेक अप आर्म्स और वो अपनी पुरानी रविश की तरफ जाएंगे। आपने उनके लिए चीजें कंफर्टेबल करनी है। अब मतलब कल परसों मेरे सामने एक वीडियो सर्फेस कर रही थी जिसमें आई बिलीव तालिबान की फर्स्ट पासिंग आउट परेड हुई थी। अगर आप देखें तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो अपने उनके कपड़े चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। वो तालिबान जो कहते थे कि ड्रेस के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आज उसी परेड को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो कि अपेरेंटली एक वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। उसकी अगर आप हिस्टोरिक डिसेंट देखें तो वो वेस्ट रोमन उस साइड से आई हुई है। सो ये बेसिक चीजों पे तो वो आहिस्ता आहिस्ता अग्री करेंगे। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि गाड़ी गोरों ने बनाई है तो इसको हमने चलाना नहीं है। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू सिस्टम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। Exactly. But you have to make it conducive for them कि यार वो आसानी से इस सब सिस्टम में वापस आए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर उनके पास दूसरा तरीका तो बहुत आसान है जो वो पिछले पता नहीं कितने 100 साल से करते आ रहे हैं। ठीक है शाज़िया चीमा साहब, अब वक्त कम रह गया, लास्ट कमेंट मैं आपका इस पे लेना चाहूँगी कि अब जिस तरह से तालिबान के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि तब्दीली उनकी सोच में भी हमें नज़र आ रही है, ख़वातीन के हवाले से भी काम कर रहे हैं, या ओवरऑल भी अब वो थोड़ा सा समझ गए हैं कि दुनिया में हमने किस तरह से चलना है, क्या ये चीज़ें जो हैं वो अमेरिकन को, यूरोपीय यूनियंस को, बाकी ममालिक को, दुनिया के, उनको एक इनिशिएटिव लेने पर आप ये समझती हैं कि आमादा कर सकती हैं कि कोई दरमियान का रास्ता ऐसा निकाल लिया जाए? और ख़ास तौर पर इस वक्त जो क्राइसिस वहाँ पर है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ओवरऑल जो इंसानी एक अलमिया हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है, इस बहरान को ख़त्म करने में थोड़ी मदद मिल पाए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। बेसिकली दे आर काउंटिंग ऑन दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस,
और जहाँ तक उनके प्रिंसिपल मैटर्स हैं उस पे ना वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं ना वो कर रहे हैं। जहाँ तक ड्रेस ओके। कोड्स की बात है या छोटे मोटे बयान देने की बात है, ये वेस्ट को भी पता है कि वो बहुत हार्ड कोर आइडियोलॉजी के साथ आए हुए हैं और उन्होंने बहुत लंबी इसके लिए फाइट की हुई है। और आज वो अगर उन्हीं बातों पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो सारे का सारा जो उनका जो वो शेराड है वो सारा ही जो है वो सारे का सारा बिखर जाएगा। उनको उनको वो ऐसा करेंगे नहीं। जिस दिन ये बात मंजरे आम पे आई थी कि दोहा में यूएसए ने इनको दोबारा से इनवाइट किया है उन टॉक्स के लिए, तो जी। उसी दिन ऑफिशियल ट्वीट से तालिबान की तरफ से ट्वीट किया गया था कि ये टॉक वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे ज़ल्मे खलीलज़ादा के वक्त से हो रही थी। हम बेसिक प्रिंसिपल मैटर्स पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो हमें जानता था, वो अफगान था और वो हमारी उन्हीं बातों से हम बात शुरू करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है इनका प्रॉब्लम यहाँ पे अड़ा हुआ है कि यूएस से इस गवर्नमेंट के अंदर किसी भी किस्म की हल्की फुल्की कहीं से भी थोड़ी सी एंगलिंग और पेनिट्रेशन चाहता है, जो कि तालिबान उसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अब दोनों के दरमियान पावर गेम ये हो रही है कि आप में से कौन पहले आंख झपकाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अभी तक तो तालिबान आंख नहीं झपका रहे हैं, लेकिन यूरोप और यूएसए जो कि ह्यूमैनिटेरियन टॉर्च बेयरर हैं, वो बहुत लंबे अरसे तक इस तमाशे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उसके लिए रीजन ये होगी कि उन्होंने उनकी फेस कीपिंग का इशू हो जाएगा कि इतने लोग जो हैं यहाँ पे वो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते और तालिबान ये बात जानते हैं। ठीक अब है, अब ठीक। पाकिस्तान खास तौर पे जो ओएसआई की मीटिंग हो रही है उसमें जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक होंगे उनसे फंडिंग की बात जो है डेफिनेटली पाकिस्तान करेगा। फिर वहाँ पे फाइनेंस और बैंकिंग के लोग हैं, उनसे भी फाइनेंसिंग की बिल्कुल। बात होगी। कल जो है हमारे वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी बेल्जियम में जो है वो वहाँ पे एक मीटिंग पे जा रहे हैं और सुनने में आया है, रिपोर्ट है कि वो वहाँ भी अफगानिस्तान के मसले के ऊपर बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईयू को देख लें या यूएसए को देख लें, उनको हर सूरत पता है कि ठीक है, अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या वक्त है, बिल्कुल लेकिन खत्म हो अब गया। उनको इस मसले का उनको जी, इस जी। मसले का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। शहजाद रवज़ा आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ अहम इश्यूज़ थे जिनके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।